पाठ क्रमांक 3 तत्वों का वर्गीकरण, पाठ क्रमांक 2 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में आपने तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई और किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें अपना अपना योगदान किया, जैसे डोबेरानर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके पश्चात मेंडलीव की आवर्त सारणी, उन्होंने किस प्रकार से अपनी आवर्त सारणी तैयार की, किस आधार पर तैयार की, उनका आवर्ती नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या नियम था, और उसके पश्चात उनकी आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं, गुणधर्म, इसके बारे में आपने अपने पिछले लेक्चर में जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी तक की विशेषताएं आपने देखी हैं। हम जिस टॉपिक को आज डील करने वाले हैं वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं। इसे आप विषमताएं भी कह सकते हैं या कमियां या दोष कह सकते हैं। बच्चों, विषमताओं को शुरू करने से पहले जो थोड़ी चर्चा हम आधुनिक आवर्त सारणी पे कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, जैसे इसका नाम ही है आधुनिक, यानी प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में जिस आवर्त सारणी का हम अध्ययन करते हैं और जिसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, सारा विश्व उसी आवर्त सारणी को मानता है, तो उसे किसने बनाया? उसे बनाया है वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार की, उसके कुछ समय के पश्चात हेनरी मोजले, जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कई प्रयोग किए, और उनको यह समझ में आया कि किसी भी तत्व का जो गुणधर्म है वह परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, इनकी जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। बच्चों, परमाणु द्रव्यमान, तो बच्चों द्रव्यमान मतलब बच्चों वेट, उसका मास, वो कितने वजन का है ना, इसी को हम बच्चों द्रव्यमान कहते हैं। तो कोई भी तत्व है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो सोना है, चांदी है, लोहा है, कोई भी तत्व है, तो उसका कितना वजन है। इसे बच्चों हम इंग्लिश में लेटर Z से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परमाणु द्रव्यमान, जो तत्व के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी कुल संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये आपको ध्यान देना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की एकत्रित मान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और बच्चों, आप सबने देखा होगा कि डोबेरानर और न्यूलैंड और मेंडलीव, इन सभी वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया तत्वों का, वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही किया था। तो जब मोजले ने ये कहा कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व के गुणधर्म को निश्चित करने में परिपूर्ण नहीं है, हमें परमाणु क्रमांक को लेना चाहिए, तो एक बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और एक नई सारणी की रचना हुई, जिसे मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया। बच्चों, कोई भी तत्व अपने प्रोटॉन्स की संख्या के आधार पर ही हम निश्चित कर सकते हैं। अगर किसी तत्व में एक प्रोटॉन है तो हम उसे हाइड्रोजन का नाम देंगे। एक प्रोटॉन मतलब वो हाइड्रोजन है, 2 प्रोटॉन मतलब वो हीलियम है। तो
तत्व को पहचानने का जो एकमात्र तरीका है, उसके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही हम किसी तत्व की पहचान करते हैं, न ही न्यूट्रॉन्स की संख्या के आधार पर और न ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर। किसी भी तत्व को पहचानने के लिए हमें उसके प्रोटॉन्स की संख्या चाहिए कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। और जितने बच्चों प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या को ही हम बच्चों परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन्स की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है और जिसे हम इंग्लिश के लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों को जोड़ने पर, प्रोटॉन्स की संख्या में हम न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ेंगे तो हमें द्रव्यमान मिलेगा। और परमाणु क्रमांक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। तो बच्चों, आपको परमाणु द्रव्यमान और क्रमांक में फर्क समझ में आ गया है बच्चों? इसे आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी तत्व के पास 12 प्रोटॉन्स हैं तो उसका परमाणु क्रमांक भी 12 ही होगा। किसी के पास अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका परमाणु 13 प्रोटॉन्स हैं सॉरी, तो उसका परमाणु क्रमांक भी 13 ही होगा। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे परमाणु क्रमांक भी उतना ही होगा और उसे हम इंग्लिश के लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। तो मोज़ले ने बच्चों जो अपनी सारणी तैयार की, उसे उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पे तैयार की, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे परमाणु क्रमांक 1 है तो पहले आएगा, परमाणु क्रमांक 2 है तो उसके बाद, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और ऐसे सो ऑन। ठीक है बच्चों, चलिए अब जब मोज़ले ने पूरा बदल दिया, मतलब परमाणु द्रव्यमान को बिल्कुल उन्होंने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने परमाणु क्रमांक को ही तत्व का गुणधर्म निश्चित करने में उसकी अहम भूमिका होती है ये बताया, तो पूरा जो आवर्त सारणी है वो बदल गई। और उसके पश्चात मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष निकल कर आए और वो जितने भी दोष थे या कमियां थी वो हेनरी की आवर्त सारणी, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें वो सारी कमियां लगभग पूरी हो गई। तो अब चलते हैं बच्चों ये जानने के लिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या कमियां पाई गई थी। हाँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बराबर। Not proper. जहाँ देखिए बच्चों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, सबसे पहला दोष बच्चों, आप स्क्रीन पे थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो पहला दोष था बच्चों वो था समस्थानिकों का स्थान। जिसे हम कहते हैं आइसोटोप। अब समस्थानिक क्या है, पहले आप ये समझेंगे कि समस्थानिक मतलब होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। I take example of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका कि परमाणु क्रमांक है 1,
और उसका परमाणु द्रव्यमान भी है 1। अब भैया एक और हाइड्रोजन आ गया, इसका भी परमाणु क्रमांक है 1, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान है 2। एक और हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक है 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान है 3। अब ये भी हाइड्रोजन है, इसे भी हम हाइड्रोजन कहेंगे, इसे भी हाइड्रोजन कहेंगे। तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं समान होते हैं, चाहे आप इस हाइड्रोजन की बात करें। बस क्या है कि अगर ये थोड़ा हल्का है, ये उससे भारी और ये उससे भारी, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ गया। यहाँ द्रव्यमान 1 है, यहाँ द्रव्यमान 2 है, यहाँ द्रव्यमान 3 है। तो जैसे द्रव्यमान बढ़ते जाता है तो तत्व थोड़ा भारी होगा। ये हल्का हाइड्रोजन, ये थोड़ा उससे भारी और ये सबसे भारी, बस फर्क इतना है। और इन सबके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। अब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। ध्यान दीजिए, ये हम ऊपर हम द्रव्यमान दिखाते हैं और नीचे हम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक दिखाते हैं। तो जो ऊपर है संख्या आपको दिख रही है 1, 2 और 3, ये परमाणु द्रव्यमान है। और जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बनाई है। तो आप एक ही तत्व अगर हाइड्रोजन को पकड़ लें तो उसके परमाणु द्रव्यमान में देखिए भिन्नता दिख रही है। यहाँ द्रव्यमान 1 है हाइड्रोजन का, यहाँ द्रव्यमान 2 है और यहाँ द्रव्यमान 3 है। तो वो इसको डिफाइन नहीं कर पाए कि जो ये समस्थानिक हैं जिनके की परमाणु क्रमांक समान है। समस्थानिक मतलब बच्चों ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान वो भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं समस्थानिक। तो इसको कहाँ रखा जाए, साथ में हाइड्रोजन के साथ में ही रखा जाए या इनको कुछ अलग पोजीशन देनी है, उसको मेंडलीव बता नहीं पाए। ठीक है बच्चों, तो समस्थानिक जिनके की रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं उनको कहाँ रखा जाए उसे मेंडलीव डिफाइन नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा दोष था मेंडलीव की आवर्त सारणी का, समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला दोष देखते हैं। अगला दोष है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान। अब हाइड्रोजन एक बहुत ही विशेष तत्व है, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सादा, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही कक्षा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तत्व यही है हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट। सबसे छोटा फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। तो अब हाइड्रोजन का स्थान को लेकर क्या दिक्कत थी बच्चों? हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा तत्व है, विशेष तत्व है जो कि हैलोजेंस, अभी हैलोजन के ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे आधुनिक आवर्त सारणी में। हैलोजन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में पाए जाते हैं। बच्चों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉल और जेन। हॉल मतलब होता है सॉल्ट, नमक, और जेन मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो हैलोजन मतलब ऐसे तत्व जब ये हैलोजेंस किसी मेटल के साथ क्रिया करते हैं, किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वे नमक तैयार करते हैं, और इसलिए इनको हम कहते हैं हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आपको दूं मैं, सोडियम जो कि एक धातु है, और क्लोरीन जो कि एक हैलोजन है। दोनों की क्रिया होने पर हमें मिलता है NaCl जो कि एक नमक है। तो बच्चा आप समझे हैलोजन किसे कहते हैं? हॉल यानी सॉल्ट, जेन यानी टू प्रोड्यूस। तो जो ये हैलोजेंस होते हैं जब वो किसी धातु से क्रिया करते हैं तो वे नमक तैयार करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ में और जो धातुएं हमारी क्षारीय धातु जो कि ग्रुप 1 में रखे गए, इस पे हम चर्चा करेंगे बच्चों कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं और भू धातु धातु किसे कहते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन हैलोजन और अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन एक तत्व ऐसा है जो हैलोजेंस के साथ में भी और अल्कली मेटल्स के साथ में भी कुछ समानताएं रखता है। जैसे हाइड्रोजन, इसका अणुसूत्र H2 है, तो जो हैलोजेंस हैं उनका भी अणुसूत्र बच्चों देखिए F2, फ्लोरीन, Cl2, क्लोरीन, आयोडीन। तो इनके अणुसूत्रों में समानता है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl2, आयोडीन। तो यहाँ पे इन हाइड्रोजन के और हैलोजेंस के अणुसूत्रों में समानता पाई जा रही है। तो यहाँ पे दोनों समानता दिखा रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल्स के साथ में भी अगर क्रिया करता है, जैसे हाइड्रोजन अगर क्रिया करता है Cl के साथ, तो ये बनाता है HCl। और अगर सोडियम कोई मेटल है वो भी क्रिया करता है विद Cl, तो वो बनाता है NaCl। तो देखिए यहाँ पे जो ये अणुसूत्र है HCl, NaCl, इसमें भी थोड़ी समानता है। तो हाइड्रोजन एक तत्व ऐसा है जो कि हैलोजेंस के साथ में भी समानता दिखाता है और अल्कली मेटल्स भू क्षारीय धातुओं के साथ भी समानता दिखाता है। तो ये प्रश्न उठा कि हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ रखा जाए या हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए। तो ये एक प्रश्न निर्माण हुआ बच्चों। मैं फिर से बोलती हूँ, हाइड्रोजन एक तत्व ऐसा है जो कि हैलोजेंस के साथ भी कुछ समानता दिखाता है और अल्कली मेटल्स यानी कि भू क्षारीय धातुओं के साथ भी कुछ समानता दिखाता है। तो यह प्रश्न उठा कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, किसके साथ रखा जाए, विथ हैलोजेंस रखा जाए या विथ अल्कली मेटल्स रखा जाए। ये एक चुनौती रही। तो इसका भी आंसर मैंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं मिला। हालांकि इसका उत्तर हमें अभी आधुनिक आवर्त सारणी में भी नहीं मिला है। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है बच्चों। जो तीसरा ड्रॉबैक था बच्चों वो ये था कि अगर दो तत्व हैं, से एग्जांपल कोबाल्ट और निकल। ये कोबाल्ट का संकेत बच्चों CO और निकल का संकेत Ni। कोबाल्ट और निकल, इनके जो परमाणु द्रव्यमान हैं लगभग समान है, उनके पूर्णांक समान है। जैसे कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है, क्योंकि मैंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी, तो कोबाल्ट का जो द्रव्यमान है वो 58.9 और निकल का द्रव्यमान भी 58.7। तो इनके पूर्णांक समान थे, ये भी 58 और ये भी 58, मतलब लगभग समानता थी। तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अब उनका जो आवर्त सारणी था बच्चों, वो आधारित किसके ऊपर था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में पहले कोबाल्ट को रखा और फिर निकल को रखा, जबकि पहले निकल आना चाहिए था और फिर कोबाल्ट आना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़े परेशान थे कि दोनों के परमाणु द्रव्यमान में समानता है, तो किसे पहले रखा जाए और किसे बाद में रखा जाए, ये भी उसमें एक संदिग्धता बनी रही, एक चुनौती बनी रही। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट पहले है और निकल बाद में है, जबकि उनकी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में थी। तो 58.7, उसके पश्चात 58.9। लेकिन उनके सामने ये प्रश्न था कि दोनों के जो पूर्णांक है वो समान ही है, 58 ये भी है, 58 ये भी है, तो किसे पहले रखा जाए और किसे बाद में रखा जाए, इसको लेकर भी उनके मन में एक संदेह था।
ठीक है बच्चों, तो 3 हमने जो कमियां थी वो देखी। पहली, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व बच्चों जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वे सभी तत्व रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। उसके बाद बच्चों एक जो ड्रॉबैक था, कुछ समान तत्वों को उन्होंने अलग अलग कर दिए थे। तब समान जो आवर्त सारणी की रचना हुई है उसमें समान तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा जाता था। जो तत्व समान गुणधर्म दिखाते थे उन्हें एक ही समूह में रखा जाता था। लेकिन ऐसा हुआ, जैसे बेरियम, यहाँ पे आप देखिए बच्चों, बेरियम और लेड, इनमें थोड़ी समानता थी लेकिन इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दे दिया गया। फिर एजी और एजी यानी चांदी, चांदी और थीलियम, इनमें समानता थी तो इनको भी आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिला। जबकि बेरियम और लेड ये समानता दिखाते हैं तो इनको एक ही समूह में रखा जाना था, और चांदी और थीलियम ये भी समान गुणधर्म दिखाते हैं तो इन्हें भी एक ही तत्व में रखा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिला। उसके बाद बच्चों, ये थोड़ा पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, निष्क्रिय है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान छोड़ा नहीं गया था, जिनकी खोज बाद में हुई। तो जब बाद में खोज हुई तो आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ जगह दी जाए, इसके बारे में भी कोई प्रावधान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। तो बच्चों ये कुछ दोष थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो समस्थानिकों का स्थान जो कि मेन है, हाइड्रोजन का स्थान, कोबाल्ट और निकल के बीच की जो चुनौती है वो, और उसके बाद समान तत्वों को अलग अलग रख दिया गया, और उसके बाद निष्क्रिय गैसों के लिए भी कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। तो ये कुछ कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जिसे लगभग आधुनिक आवर्त सारणी में पूरा कर लिया गया था। तो बच्चों आई होप आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो दोष हैं, कमियां हैं, वो समझ में आई होंगी। और कुछ अगर आपके इस पे प्रश्न होंगे तो आप इसे प्लीज अपनी नोटबुक में नोट करिए और लेक्चर के एंड होते होते आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर। सब बच्चों, मैंने आपको थोड़ा पहले इसके बारे में बताया था कि हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी की रचना की है, और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की है। डोबे रायनर, न्यूलैंड और मैंडलीव, इन सभी वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी की रचना परमाणु द्रव्यमान को आधार में रखकर की थी, किंतु वैज्ञानिक मोजले ने पूरा इसको बदल दिया और उन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार लेकर के अपनी आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की। तो उनका जो आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, उनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी आप इसे कहिए, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। बच्चों ये आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसी की रचना के ऊपर हम डिटेल में अभी बात करेंगे, इसे आप ध्यान से देखिए। बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। बच्चों यहाँ पे देखिए, समूह यानी जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ध्यान देना है आपको, ऊपर से नीचे, तो उसे हम समूह कहते हैं। ऊपर से आप जाएंगे नीचे, देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये एक समूह तैयार होता है। तो समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है बच्चों। अब इन समूहों की कुछ विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। 18 समूह हैं, जैसे हम कहते हैं, अक्सर इस पे प्रश्न पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं कि आवर्त।
तो बच्चे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में बच्चे थोड़े से समझ नहीं पाते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर समूहों को हम बच्चों, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्ति को हम आवर्त कहते हैं। अभी हम आवर्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समूह की बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे समूह, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं, ऊर्ध्वाधर अगर शब्द आता है तो आप समझ जाओ ये समूह से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बारे में चर्चा करनी है हमें। समूह 1 और समूह 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समूह 1 और समूह 2, यहां से शुरुआत करते हैं। समूह 1 में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, गैस है, बाकी सभी तत्व बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांशियम, ये सभी तत्व, इनको हम कहते हैं क्षारीय धातु। आप नोट करते जाइए, इनको हम कहते हैं क्षारीय धातु। बच्चों ये दो ग्रुप को मैंने यहाँ पे अलग किया है, समूह 1 और समूह 2। इनको समूह 1 में जो तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम, इनको हम कहते हैं क्षारीय धातु। और समूह 2, समूह 2 में जो तत्व हैं आपके बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो ये जो हमारा समूह है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो तत्व हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको हम कहते हैं भू क्षारीय धातु। तो ये समूह 1 और ये समूह 2, ये क्षारीय धातु और ये भू क्षारीय धातु। अब बच्चों इनको हम, एक और ध्यान देनी है आपको, ये सभी समूह 1 और समूह 2 के तत्वों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ध्यान रखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप नोट करते जाइए, समूह 1, समूह 2, इनको हम एस खंड एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो एस शेल में आती है। तो वो आप छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान नहीं देना है। इतना ध्यान दीजिए कि समूह 1 के तत्व और समूह 2 के तत्व मिला करके एस खंड बनता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ आगे आ जाएंगे हम 13 पे। समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 13 से लेके 18 ये मिलाकर बनाते हैं हमारा पी खंड। समूह 1, 2 एस खंड, समूह मतलब ऊपर से नीचे जाना है, आपको ध्यान देना है, समूह मतलब आपको ऊपर से जाना है नीचे। तो समूह 1 और 2 मिला के बनाते हैं एस खंड, और समूह 13 से लेके 18 बनाते हैं पी खंड। उसके पश्चात समूह 3 से लेकर 12 बनाते हैं 3 से लेके 12 बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से लेके 12 आप नोट करिए, समूह 3 से लेके समूह 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और उसके पश्चात आवर्त सारणी के कुछ नीचे अधोभाग में भी 2 पंक्तियां रखी गई हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एफ खंड एलिमेंट्स। तो ये रचना का मेन भाग है कि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जिनको कि हम समूह कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जिनको कि हम समूह कहते हैं, उसमें समूह 1 और समूह 2, ये 2 मिला के एस खंड बनता है। समूह 13 से लेके 18 पी खंड, समूह 3 से लेके 12 डी खंड, और आवर्त सारणी के निचले भाग में या अधो भाग में जो पंक्तियां रखी गई हैं, 2 पंक्तियां, उनको हम कहते हैं एफ खंड। तो बच्चों आपने इसको नोट किया। अब इसमें जो ध्यान देना है, आपको पहले बताया कि समूह 1 में जो तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इनको हम कहते हैं क्षारीय धातु।
और समूह 2 के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको हम कहते हैं भूक्षारीय धातु। समूह 17 पे आप आएंगे। समूह 17 पे जो F लिखा है यहाँ पर FCl, Br, I, AT, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज्यादातर इन चारों की चर्चा ही हम करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो समूह 17वां है, इसे हम कहते हैं हैलोजन वंश। जैसा हैलोजन के बारे में आपको बताया मैंने पहले भी। समूह 17 के जो तत्व हैं उनको हम बच्चों हैलोजन वंश कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आप अपनी नोटबुक साथ में रखिए और जो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट्स बना बना के रख लीजिए। समूह 17 के तत्व फ्लोरीन F, फ्लोरीन का संकेत F है, क्लोरीन का संकेत Cl है, ब्रोमीन का संकेत Br और आयोडीन का संकेत I और एक्टिनियम AT। तो ये समूह 17 के जो तत्व हैं इनको हम हैलोजन वंश कहते हैं। उसके बाद समूह 18 भी बहुत विशेष है। क्यों विशेष है वो देख लेते हैं। एक सेकेंड बच्चों, पापा को बुलाओ ना बेटा। पापा, मम्मी आपको बुला रही है। क्या हुआ? ये जा नहीं रहा है, मिट नहीं रहा है। देखो बच्चों, समूह 18 के जो तत्व हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, नाम बच्चों लिखते जाइए। मैडम बच्चे की बहुत आवाज आ रही। बेटा देखिए ना प्लीज उसको। एक सेकंड सर। क्या करूं? उसको पाना लेके जाओ यहाँ से, दादी के पास लेके जाओ। What happened? मारी क्या पकड़। सॉरी सर। जो समूह 18 के जो तत्व हैं बच्चों, हीलियम, नाम लिखते जाइए। He हीलियम, Ne नियॉन, Ar ऑर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Ze जेनॉन और Rn रेडॉन। तो ये सभी तत्व बच्चों, इनको हम कहते हैं निष्क्रिय गैसें या इनको हम नोबल गैसें भी कहते हैं। और इस पूरे समूह को, 18वें समूह को हम शून्य समूह भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, 17वां समूह हैलोजन वंश है, 18वां समूह को हम शून्य समूह कहते हैं। जो उसके तत्व हैं सभी गैसें इसमें हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसें हैं। और ये सभी गैसें नोबल गैस कहलाती हैं या निष्क्रिय गैस कहलाती हैं। निष्क्रिय इसलिए कहलाती हैं बच्चों कि निष्क्रिय मतलब कोई क्रिया नहीं करती हैं। ये जितनी भी गैसें हैं ये किसी भी धातु अधातु के साथ में मिलकर कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, जो इनका अंतिम कक्षा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी भरी हुई रहती है। इनका अष्टक पूर्ण होता है और इसीलिए ये गैसें निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों एस खंड के जो हमारे तत्व हैं, बच्चों एस खंड के जो तत्व हैं समूह 1 और 2, और समूह 13 से लेके 18, नॉट 18, 17, क्योंकि 18वें समूह को तो हम शून्य समूह कहते हैं। समूह 1, 2, समूह 13 से लेके 17, ये जितने भी तत्व हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं सामान्य तत्व। लिख लीजिए, समूह 1, समूह 2 और समूह 13 से लेके 17, इनको हम कहते हैं सामान्य तत्व। इन सभी तत्वों की जो बाह्यतम कक्षा होती है वो अपूर्ण होती है। इसको आप नोट करते जाइए, इन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा अपूर्ण होती है। अब समूह 13 से 12 पे अगर हम आते हैं, समूह 3 से 12 में जो तत्व हैं, इनको हम बच्चों कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो तत्व हैं 3 से लेके 12 बच्चों, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनके बीच में ये एक तरह से पुल का काम करते हैं, ब्रिजिंग का काम करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको एस ब्लॉक से अगर आपको ये ब्लॉक पे जाना है, जैसे आपको समूह 2 से अगर समूह 13 पे जाना है, अगर देखिए समूह 2 से अगर आपको समूह 13 पे जाना है तो आपको इनमें से होके गुजरना पड़ेगा, बराबर ना। तो जैसे पुल हमें मदद करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो वैसे ही ये जो समूह 13 से 12 तक के जो तत्व हैं, ये एक तरह से ब्रिजिंग का काम करते हैं हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में। इसीलिए इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सबकी बाहरी 2 कक्षाएं बच्चों अपूर्ण होती हैं। नोट कर लीजिए, इनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। समूह 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पुल का काम करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये एफ ब्लॉक पे अगर आप आते हैं नीचे, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको जो ऊपर आपको समूह दिख रहा है यहाँ लेंथेनम से, और ये एक्टिनियम AC, La लैंथेनम, AC एक्टिनियम। तो चूंकि जो तत्व पहला है उसका नाम लैंथेनम है, इसलिए इसको हम लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं। और यहाँ जो पहला तत्व है उसका नाम है AC एक्टिनियम, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए, समूह के बारे में मैंने आपको छोटे में समझा दिया है। 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं जिसको कि हम समूह कहते हैं। उसमें समूह 1, 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, समूह 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट, समूह 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो नीचे अधोभाग में रखे गए हैं उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। समूह 1, 2 और 13 से लेकर 17 इनको सामान्य तत्व कहा जाता है। 3 से 12 इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये जो नीचे अधोभाग में जो सीरीज है बच्चों, इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो हम आवर्त में जब हम पढ़ेंगे आवर्त के बारे में, क्योंकि समूह के बारे में हमारा हो गया है। इसे लेंथेनाइट सीरीज और इसको एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। तो इस तरह से हमने समूह के बारे में देख लिया है। अब चलते हैं छोटे में आवर्त के बारे में देख लेते हैं। बच्चों अब आते हैं आवर्त पर। यहाँ देखिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आवर्त है। वर्किंग प्रॉपर्ली। ये देखिए ये पहला आवर्त बच्चों, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला आवर्त। यहाँ बच्चों मैंने देखिए आवर्त लिखा है,
ये आवर्त मतलब आप जाएंगे बाएं से दाएं, आप जाइए। जैसे आप हाइड्रोजन से आप जा रहे हैं हीलियम की तरफ, आप लिथियम से जा रहे हैं नियॉन की तरफ, आप सोडियम से जा रहे हैं ऑर्गन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये आवर्त मतलब आपको बाएं से दाएं जाना है। ध्यान दीजिए, समूह मतलब हमें ऊपर से जाना है नीचे, और आवर्त मतलब हमको जाना है बाएं से दाएं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 7 आवर्त हैं, 1 2 3, देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग की है, 7 आवर्त हैं। जो पहला आवर्त है बच्चों, उसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये सबसे छोटा आवर्त है, 2 ही तत्व हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आप नोट कर लिए, पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त, उसमें 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद दूसरे आवर्त में अगर आप गिनेंगे, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, काउंट करेंगे अगर आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व बच्चों हैं। आप तीसरे आवर्त में आएंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, काउंट करेंगे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समूह आवर्त 2 और आवर्त 3, इन दोनों ही आवर्तों में कुल 8 तत्व पाए जाते हैं बच्चों। समूह आवर्त 1 में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त 2 और आवर्त 3, बच्चों समूह और आवर्त में कंफ्यूज नहीं होना। समूह मतलब हमें ऊपर से देखना है नीचे, और आवर्त मतलब हमें देखना है बाएं से दाएं। ठीक है, तो आवर्त 1 में 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे छोटा आवर्त। आवर्त क्रमांक 2 और 3 में कुल 8 तत्व हैं। आवर्त चौथे और 5वें में कुल 18 तत्व हैं बच्चों। आवर्त चौथा है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, वी, सीआर, क्रोमियम, एमएन, मैग्नीज, एफई, फेरस जिसे हम लोहा भी कहते हैं, सीओ, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम और बीआई और क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार से चौथे और 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में कुल 8 तत्व, चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व। ठीक है बच्चों, अब आते हैं छठे आवर्त में। छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है, दीर्घ आवर्त है, क्योंकि इसमें कुल 32 तत्व हैं बच्चों। छठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं, नोट करते जाइएगा। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे और 5वें में 18 तत्व। छठा आवर्त सबसे दीर्घ आवर्त है, उसमें कुल 32 तत्व हैं। तो छठा आवर्त बहुत मेन भी है। तीसरा समूह बच्चों, तीसरा समूह में बोल रही हूँ, ऊपर से नीचे आप देखेंगे, तीसरे समूह में ऊपर से नीचे, और छठा आवर्त बाएं से दाएं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये देखिए, ये जो यहाँ पे लैंथेनम और ल्यूटेशियम, इन दोनों पे आप ध्यान दीजिए, ये तीसरे समूह में है और छठे आवर्त में है। बराबर बच्चों, तीसरे समूह और छठा आवर्त। तो इसमें जो ये तत्व है La दिख रहा है आपको यहाँ पे, La यानी लैंथेनम, और लैंथेनम से लेकर के देखिए Ce, Pr, Nd, ये जितने भी तत्व हैं बच्चों, ये सभी तत्व लैंथेनम के साथ समानता रखते हैं। इनके गुणधर्म, इन सभी के, ये C दिख रहा है आपको, Pr दिख रहा है, Nd दिख रहा है, इन सभी तत्वों के गुणधर्म लैंथेनम से समान है। तो आप सबको पता है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। तो अगर इन सभी तत्वों को अगर हम तीसरे समूह में लगाते, तो ये जो समूह तीसरा है, ये हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि लैंथेनम के नीचे हम रखते सी, फिर हम रखते Pr, फिर हम रखते Nd, फिर हम रखते Pm, फिर हम रखते Sm। तो ये जो हमारा जो तीसरा समूह है, ये बहुत ही लेंदी हो जाता, और वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उसके लिए जो उपाय सोचा गया, वो ये सोचा गया कि अगर लैंथेनम और लुटेशियम तक के जितने भी तत्व हैं, कुल 32 तत्व, अगर ये समानता रखते हैं, तो उनको हम, तो ये जो लैंथेनम के बाद जो तत्व हैं, उनको यहाँ नीचे जगह दे दी गई है।
ठीक है, तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये देखिए, एक, ये लैंथनम से शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर देखिए यहाँ पे बच्चों हाफनियम HM 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और ये लैंथनम, ये कुल यहाँ पे 32 तत्व होते हैं। तो छठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं, और यह सबसे लेंदी आवर्त है, सबसे दीर्घ आवर्त है। और चूंकि सभी तत्व जो हैं वो, अब आपको पता है कि 3 से 12 में हमारे संक्रमण तत्व हैं, और ये जो ग्रुप है ये संक्रमण तत्व के अंदर ही है, इसलिए इसको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये जो पूरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है जो अधोभाग में रखा गया है, इसको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये गुणधर्मों में समानता होने की वजह से उन्हें यहाँ पे अलग से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज और ये एक्टिनाइड सीरीज, तो ये जो ऊपर की जो लैंथेनाइड सीरीज है वो छठे आवर्त की है, और जो एक्टिनाइड सीरीज है वो 7वें आवर्त की है। 7वां आवर्त बच्चों अभी तक अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अब जो नए तत्वों की खोज होगी वो इसमें रखे जाएंगे। तो 7वां आवर्त हमारा अपूर्ण आवर्त है। छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है, जिसे हम कहते हैं दीर्घ आवर्त। तो ठीक है बच्चों, अब आवर्त के बारे में हमने जान लिया है। कुछ और मुद्दे इसमें जो जानने लायक हैं आपके, वो एक हैं कि जो तत्व एक ही समूह में होते हैं, जो तत्व एक ही समूह में होते हैं उनके गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। एक ही समूह में रखे गए तत्वों के गुणधर्मों में, मैं एक ही समूह की बात कर रही हूँ, आवर्त की बात नहीं कर रही हूँ, एक ही समूह मतलब ऊपर से नीचे, एक ही समूह में रखे गए तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो तत्व जिस आवर्त में होगा, अब मैं आवर्त कह रही हूँ, जैसे हाइड्रोजन ये पहले आवर्त में है, और हीलियम ये भी पहले आवर्त में है। फिर उसके बाद लिथियम ये दूसरे आवर्त में है, और ये नियॉन ये भी दूसरे आवर्त में है। जो तत्व जिस आवर्त में होता है उसके पास कक्षाएं भी उतनी ही होती हैं। ध्यान देना है, जिस आवर्त में तत्व पाया जाएगा उस तत्व के पास कक्षाएं भी उतनी होंगी। जैसे हाइड्रोजन पहले आवर्त में है तो उसके पास एक ही कक्षा पाई जाएगी। हीलियम पहले आवर्त में है तो उसके पास भी एक ही कक्षा पाई जाएगी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये सभी दूसरे आवर्त में है, तो इनके पास 2 ही कक्षाएं होंगी। उसके बाद तीसरा आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर ऑर्गन ये सभी तीसरे आवर्त में है, तो इनके पास 3 कक्षाएं होंगी। तो यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम वगैरह से लेके क्रिप्टॉन ये चौथे आवर्त में है, तो इनके पास 4 कक्षाएं होंगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, जो तत्व जिस आवर्त में पाया जाएगा उसके पास उतनी ही कक्षाएं होंगी। पहले आवर्त में है तो 1 कक्षा, दूसरे आवर्त में है तो 2 कक्षा, तीसरे आवर्त में तो 3 कक्षा, चौथे में है तो 4 कक्षा। और समूह में जो तत्व रखे जाते हैं एक ही समूह में, उन सभी के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से आवर्त सारणी के बारे में हमने काफी डिटेल में हमने देख लिया है। समूह हमने देखा 18 समूह, और आवर्त हमने देखे 7 आवर्त। उसके पश्चात लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर अभी पूरा हो गया है, और अभी आपको अगर इसमें कोई भी शंका है तो प्लीज आप पूछिए। सर, हेलो सर, हेलो हाँ सर। बच्चों, हाँ बोलिए मैडम। जी सर, हो गया। अगर बच्चों को कुछ पूछना है तो ओके। पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए, अपना हाथ ऊपर कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है इस टॉपिक से संबंधित, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैडम उसका जवाब देगी आपको। इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई शंकाएं है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैडम उसका स्पष्टीकरण आपको देगी।
शायद कोई नहीं मैडम. हम्म. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू.